हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है, अवसर कम है, तो कंपटीशन ज्यादा है, सीधी सी बात है ना। कंपटीशन ना तो मेरी वजह से ज्यादा है ना मैं कम कर सकता हूं, कंपटीशन तो है ही। नौकरियां एआई आने के बाद क्या होगा भविष्य हमें नहीं पता। प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां लग रहा है कि काफी कम होंगी, हम देख भी रहे हैं अपने आसपास। सरकार में भी आगे चल के, जैसे मैं, एआई मेरा प्रिय क्षेत्र है, मैं तो पढ़ने का शौकीन हूं, हर क्षेत्र ही मेरा प्रिय क्षेत्र है, मुझे पढ़ने का मन करता रहता है, कुछ भी हो नया। तो ये दिख रहा है कि भविष्य में कुछ अजीब होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। क्या होगा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम सब अनुमान कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊंगी। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक स्कीम चल रही है, अग्निवीर उसको बोलते हैं। जब अग्निवीर स्कीम आई तो बहुत विरोध हुआ, युवाओं ने रेलवे जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी, खूब विद्रोह किया, जो कि लाजमी है भाई। बहुत सारे बच्चे सेना में जाने का सपना लेके बैठे हुए थे, अचानक नई स्कीम आ गई। स्कीम कह रही है कि हम सिर्फ 4 साल की नौकरी देंगे और 4 साल के बाद उन बच्चों का टेस्ट लेके उनमें से 25% को स्थायी करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे कि बाकियों को हम सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, किसी राज्य की पुलिस में एब्जॉर्ब कर लें एग्जाम के थ्रू, पर गारंटी ऐसी नहीं देंगे। तब लोगों ने सोचा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, पर सरकारें तो बहुत भविष्य में सोच रही होती हैं और उनको ये दिख रहा था, आज आपको भी दिख रहा होगा। अभी जो हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान के साथ, जिसको हमने ऑपरेशन सिंदूर कहा, आपने देखा होगा कि इस युद्ध में पहले के युद्धों की तुलना में टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज्यादा हो गई थी। जल सेना की एंट्री हुई ही नहीं, लग रहा था कि यार, बट टीवी चैनल पे तो हो गई थी कि कराची में हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन रियलिटी में नहीं हुई। तो जल सेना मुस्तैद थी, तैयार थी, पर जरूरत पड़ी नहीं। थल सेना को हिलना भी नहीं पड़ा। आपने सुना कि टैंक लेके हम उनके बॉर्डर में घुस गए, वो हमारे बॉर्डर में घुस गए, नहीं हुआ। ना वो आए ना हम गए, मामला सिर्फ एयरफोर्स पे टिक गया। और एयरफोर्स में भी क्या, बहुत कम ऐसा हुआ कि वहां के पायलट्स या यहाँ के पायलट्स बॉर्डर पार करके गए हों। ऑटोमेटेड, बहुत प्रिसिशन वाले वेपन से हमने यहां से हमला किया। 100 किलोमीटर अंदर, 150 किलोमीटर अंदर, 50 किलोमीटर अंदर कुछ हमले उन्होंने वहां से किए, जो विशेष रूप से जम्मू में हुए। पठानकोट के आसपास के इलाके में थोड़ा हमला वहां ज्यादा हुआ, लेकिन उसके लिए बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना उन लोगों ने किया ना हम लोगों ने किया, थोड़ा बहुत किया होगा, बहुत मामूली सा, ज्यादा नहीं किया, क्योंकि ऐसे वेपन्स हैं। और ड्रोन्स का महत्व आपने देख लिया क्या है, इसलिए अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, डिफेंस टेक के अंदर ड्रोन पे बहुत काम हो रहा है। भारत अभी थोड़ा पीछे है, टर्की इस समय दुनिया में सबसे आगे निकल गया उस मामले में, लेकिन चाइना भी काम कर रहा है, अमेरिका काम करता ही है, और भी कुछ देश काम कर रहे हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। आज से 10-20 साल के बाद का युद्ध कैसा होगा, आपको ये समझ लेना चाहिए कि उसमें सिर्फ ड्रोन्स होंगे और रोबोट्स होंगे। ऐसे रोबोट्स आजकल खूब बन रहे हैं। एक तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स बन रहे हैं, जिनके आगे बंदूकें होंगी, वैसे जाएंगे, सब हथियार उनके पास है। उनकी आंखें कैमरा है, स्कैन कर लेते हैं, सामने वाले की वर्दी से पहचान लेते हैं कि हमारा सैनिक तो नहीं है, उनका सैनिक है, मारो। हमारा है तो कोई बात नहीं, दोस्त है हमारा, तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर वो भी तो रोबोट भेजेंगे, ऐसा थोड़ा ना, बना नहीं पाएंगे, लेकिन उधार ले लेंगे चीन से, हम बना लेंगे, इतना ही अंतर है। पर वो भी जुगाड़ू तो है, यहां से जुगाड़ के वहां से जुगाड़ के, ले तो आता ही है ढूंढ ढांड के कहीं से, वो भी ले आएंगे, हम अपना बना लेंगे। फिर इंसान जैसा रोबोट ही क्यों बनाना है? कुत्ते जैसे रोबोट बन रहे हैं आजकल, 4 पैर वाले, उनके ऊपर बंदूक लगी हुई है, ऐसे ऐसे ठाई ठाई करते हुए चल रहे हैं। एक बंदूक यहां लगा दी, एक यहां लगा दी, और लगातार चल रही है, और 4 पैर चलते हुए जा रहे हैं। मक्खी जैसे रोबोट्स बन गए हैं, मक्खी जैसे उड़ते हैं, वो ड्रोन रोबोट्स हैं, छोटे छोटे। स्पाइंग का काम भी करते हैं, जासूसी भी करते हैं, पक्षियों के रोबोट्स हैं। अब आज से 20 साल बाद युद्ध होगा, कौन सैनिक जाएगा युद्ध लड़ने के लिए? कोई नहीं जाएगा। यहाँ के रोबोट, फिर क्या खबर आएगी, भारत के महान रोबोट्स ने पाकिस्तान के 25 रोबोट्स को शहीद कर दिया, जमींदोज कर दिया। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रही है ना, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूं।
और भारत के 21 रोबोट लड़ते लड़ते शहीद हुए। ऐसा होगा उसके बाद जब रोबोट से युद्ध होगा। फिर खेल हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युद्ध का, साइबर वॉरफेयर का होगा कि हमने उनके जीपीएस को हैक कर लिया, उनकी मिसाइलें अंधी हो गई, कहाँ जाना समझ नहीं आ रहा उनको। जीपीएस हैक कर लेते, मिसाइल अंधी हो जाती है, अब कहाँ जाके मारना है भाई। मिसाइल सटीक मारेगी, उसको जीपीएस मिलेगा तब। जीपीएस हैक कर लिया, ये सब खेल चल रहा है। लेजर पे ऐसा प्रयोग चल रहा है आजकल कि लेजर्स डेवलप कर रहे हैं, इतनी शार्प लेजर्स हैं, आपके देश के अंदर हैं। जैसे हम कहते थे कि इजराइल के पास एक आयरन डोम है, कमाल की चीज है, हमने भी S-400 देखा, कमाल की चीज है। अब उससे अगले स्तर का चल रहा है, लेजर बीम्स ऐसी बन रही है कि वहां से कोई मिसाइल आई, लेजर बीम ने उसको हवा में गला दिया, जल के राख हो गई वहीं की वहीं, खत्म। ये सारी कहानी सुनाने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आज से 10-20 साल बाद के युद्ध में सैनिकों की जरूरत नहीं के बराबर है। जब सैनिकों की जरूरत है ही नहीं तो सरकार सैनिक अपॉइंट क्यों करेगी? कम संख्या में करेगी, 4 साल के लिए करेगी, ताकि युद्ध हो तो कम से कम जवान लोग हमारे पास होने चाहिए। उनमें से 25% कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इन सारी तकनीकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी कुछ लोग चाहिए, वो काम करेंगे। तो चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, उसको भविष्य की तकनीकों को देख के फैसले करने पड़ते हैं। तो भविष्य बहुत अजीब सा है। ऐसे अजीब से भविष्य के समय में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप आईएएस बने या झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए, क्या बोलते हैं, JAS नहीं, JPSC तो आयोग का नाम हुआ ना। जैसे यूपीएससी में बनते हैं IAS, यहां JAS बनते होंगे, क्या बोलते हैं, जास या जस? जैस सुनने में अच्छा लगता है ना, जैस। तो आप IAS बने या जैस बने। तो मेरा ये मानना है कि निकट भविष्य या कम से कम 10-20 साल बाद का भविष्य बहुत ही विचित्र होने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता क्या होगा। तो अभी से कुछ क्षमताएं ऐसी डेवलप कर लीजिए जहां भविष्य बहुत सुरक्षित हो सकता है। जैसे टीचिंग की दुनिया में भविष्य अभी भी सुरक्षित रहने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम 10-20 साल तक। हालांकि बहुत सुंदर किस्म के रोबोट्स 8-10 साल में टीचर्स को टक्कर देना शुरू कर देंगे, उनको हराना शुरू कर देंगे, ये बात सही है। इसके बाद भी डिमांड इतनी ज्यादा है कि ह्यूमन टीचर्स की जरूरत कुछ समय तक पड़ती ही रहेगी, कम से कम 20-20 साल तक तो मुझे लगता है कि रहेगी। ऐसे ही रूरल डेवलपमेंट में जो फंक्शन है वहां काम होगा ही होगा। हेल्थ के क्षेत्र में हालांकि ऐसे रोबोट्स जो दुनिया के हर डॉक्टर से बेहतर होंगे, जिनका ऑपरेशन करने की क्षमता इतनी प्रिसाइज होगी कोई भी डॉक्टर उनके आसपास पहुंच भी नहीं पाएगा, जिनके डेटाबेस में सारी मेडिकल साइंसेस, सारी ब्रांचेस की सारी नॉलेज अपडेटेड फॉर्म में एक साथ होगी, मुश्किल से 5-10 साल में हमारे सामने होंगे। लेकिन तब भी ये माना जा रहा है कि वो डॉक्टर्स को खत्म नहीं करेंगे, वो डॉक्टर्स का काम बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है ना भाई। हर गांव में 5 डॉक्टर चाहिए, कहां से लेके आएंगे? तो कुछ रोबोट्स, कुछ ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स से क्या कर देंगे, आपको 2-2 साल के लिए जाना है, 1 साल गांव में काम करना है, तो वहां आप और 5 रोबोट्स काम करेंगे। हर गांव में 1 ह्यूमन डॉक्टर, 5 रोबोट डॉक्टर्स काम करेंगे, और ऐसे हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसी हर गांव के प्राइमरी स्कूल में 1 मैडम या सर पढ़ाएंगे और 5-6 ह्यूमन रोबोट्स पढ़ा रहे होंगे। एकदम देसी भाषा बोलेंगे वो, झारखंड में झारखंडी तरीके से बात करेंगे एकदम। रोबोट बोलेगा जोहार, आप भी बोलेंगे जोहार, ऐसे चलेगा। इतनी एक कस्टम भाषा होगी, बोली होगी कि आप अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये मनुष्य है या गैर मनुष्य है। ये स्थिति 5-10-15 साल में बहुत आराम से आने की संभावना है। आपकी पीढ़ी दुनिया के इतिहास की वो पहली पीढ़ी है जिसके सामने कंपटीशन रोबोट से होने वाला है। हम सबका भी कंपटीशन था, पर मनुष्यों से था। कि मैं हरियाणा का होमोसेपियंस था, सामने आ गया बिहार का होमोसेपियंस, या नेतरहाट से पढ़ा हुआ होमोसेपियंस आ गया। कंपटीशन चल रहा है, पर आपका अलग रहने वाला है। आपका कंपटीशन किससे होने वाला है? रोबोट से, मशीनों से। और ये पूरी सभ्यता 3 लाख साल का होमो स्पीशीज का इतिहास है। उन 3 लाख साल में होमोसेपियंस के इतिहास में आप पहली पीढ़ी हैं जिनको कंपटीशन इस लेवल पर झेलना है। मेरा कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अपने दिमाग में 2-3 ऑप्शंस रख के चलिए।
मेहनत करते रहिए। मेरा अपना अनुमान है कि सिविल सेवाएं अभी तो बनी रहेंगी 15, 20, 25 साल तक, मुझे बहुत खतरा नजर नहीं आ रहा है। झारखंड की परीक्षा तो जब भगवान चाहता तब होती है। पिछले 10 साल में 3 ही बार हुई है, तो देखिए वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल तो ये है कि IAS IPS वाली परीक्षा हर साल होती है, कम से कम गनीमत है। और एक बार ठीक तैयारी करने के बाद जितने भी राज्य हैं आप उन सब राज्यों में अपनी किस्मत आजमाएं। 3 राज्यों का पाठ्यक्रम बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक आपका झारखंड ही है। JPSC का पाठ्यक्रम बनाने वाला बड़ा जिज्ञासु आदमी रहा होगा, उसका मन हुआ कि हर चीज पढ़वा दो इन बच्चों को। बड़ा अजीब हालत है, मैं पाठ्यक्रम देखता हूँ घबरा जाता हूँ। ऐसा ही खतरनाक पाठ्यक्रम है छत्तीसगढ़ का। आप सोचेंगे तीसरा उत्तराखंड ही होगा, नहीं। ये 2 नवजात राज्य हैं। अब तो नवजात के, अब तो गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे, 25 साल के हो गए हैं। अब तो ब्रह्मचर्य पूरा हुआ, गृहस्थ आश्रम का समय आ गया इन राज्यों का, है ना। वो तीसरा राज्य राजस्थान है। पता नहीं सिलेबस बनाने वालों ने क्या उस दिन मतलब भांग वांग ली थी, क्या लिया था, महुआ ताड़ी कुछ तो उसने सेवन किया, और सेवन करके जो जो दिखा दुनिया में होता सब लिख दिया सिलेबस में। ये भी ये भी ये भी ये भी पढ़ लो। इनमें भी सबसे खतरनाक छत्तीसगढ़ है, नाम में ही 36 है। इतने सारे टॉपिक्स लगा दिए उन्होंने, कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। वो फिलोसफी भी पढ़ा रहे हर बच्चे को, सोशियोलॉजी हर बच्चा पढ़ रहा है वहां पर, साइंस इतनी पढ़ रहा है कि न्यूटन बनते बनते रह जाते हैं बच्चे वहां पर, इतनी साइंस पढ़ाते हैं सिविल सेवाओं के लिए, PCS के लिए। पर यह है कि जब आप एक राज्य की तैयारी ठीक से कर लेते हैं और सिविल सेवाओं की तैयारी ठीक से कर लेते हैं, UPSC की मान लीजिए, तो लगभग 2-3 महीने की एक्स्ट्रा मेहनत से आप किसी भी राज्य की परीक्षा देने के लिए लायक हो जाते हैं, तैयारी कर पाते हैं। और हमारे संविधान में एक आर्टिकल 16 है, वो हमें सुरक्षा देता है कि किसी भी राज्य की सरकारी नौकरी उस राज्य के व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 16 में एक हिस्सा ये कहता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी हुए, जैसे उत्तर प्रदेश PCS है, परीक्षा निकलेगी तो वो ये नहीं कह सकते केवल उत्तर प्रदेश के लोग इसके लिए एलिजिबल है, नहीं। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा या किसी परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है। हाँ, हर राज्य कोशिश करता है कि हमारे लोग आ जाएं, क्योंकि उनको इलेक्शन भी लड़ना है, लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन में। 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है लोगों को, सवाल तो पूछेंगे ना भाई। तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ कुछ रास्ते निकालते हैं, जैसे अपने यहाँ की भाषा संस्कृति का एक पेपर सेट कर देते हैं। तो बिहार में क्या होगा, जैसे बिहार की भाषा हिंदी है तो हिंदी का एक पेपर होगा और उस पेपर के नंबर ऐड होंगे, महत्वपूर्ण पेपर है। तो अगर बिहार में हिंदी है या झारखंड में तो हिंदी साहित्य भी लगा दिया साथ में, तो इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु वाले तो मत ही आना, केरल बाहर, और कौन कौन बाहर, असम बाहर, अरुणाचल प्रदेश बाहर, है ना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र भी एक तरह से, गुजरात भी एक तरह से, ये तरीका है। और बात मतलब ठीक भी है कि आप उस राज्य में जाएंगे, वहां की भाषा आपको आती ही नहीं है। अगर आप IAS या IPS बनते हैं, आपको पता होगा कि जिस राज्य का काडर मिलता है वहां की भाषा सीखनी पड़ती है आपको। कभी कभी आप देखेंगे झारखंड काडर में, मैं झारखंड काडर के अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स और दोस्तों को जानता हूँ जो झारखंड के नहीं है, कुछ तो साउथ इंडिया से हैं, और यहाँ की ऐसी भाषा यहाँ की बोलते हैं, क्योंकि 2 साल ट्रेनिंग होती है। एक मेरा दोस्त जो हिंदी माध्यम से था, अंग्रेजी उसको नहीं आती थी एकदम, काडर मिल गया तमिलनाडु IPS में। तो उस दिन उसका चेहरे का भाव ये था कि मतलब जन्नत है कि जहन्नुम में समझ नहीं आ रहा, कि देश की सबसे शानदार सर्विसेज में से एक मिली है, मुझे आती हिंदी बोलनी। कोई ऐसा राज्य मिल जाता, अभी होम स्टेट ना मिलता, बिहार मिल जाता, झारखंड मिल जाता, राजस्थान था, हिमाचल था, उत्तराखंड था, दिल्ली था, कुछ तो मिलता, यूपी मिल जाता, मध्य प्रदेश मिलता, कुछ तो मिलता जहां हिंदी चल जाती। और कुछ नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में हिंदी चल जाती है, कम से कम काम चल जाता है। आंध्र प्रदेश में भी काम चल जाता है, केरल में भी काम चलता थोड़ा बहुत, क्योंकि केरल में हर बच्चा 10वीं क्लास तक हिंदी पढ़ता है, थोड़ी बहुत पढ़ता है हिंदी। दक्षिण भारत में एक ही राज्य है जहां हिंदी का ठीक ठाक विरोध होता है, वही काडर मिल गया। भाई को अंग्रेजी भी इतनी ही आती थी उस समय कि बस किस तरह से क्वालिफाई कर लिया था,
यूपीएससी में, आपको पता नहीं क्वालिफाइंग लैंग्वेज होती है, किसी तरह से क्वालिफाई हुआ था। हिंदी उसकी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। मिला तमिलनाडु। एक दो दिन तो सपना ये भी है कि रिजाइन कर देता हूँ, ये रिजाइन ऐसा थोड़ा ना होता है, मजाक थोड़ा ना है। फिर वो तमिलनाडु चला गया। 3-4 साल बाद मैं तमिलनाडु गया हुआ था उससे मिलने गया, वो एक जिले का एसपी बन चुका था उस समय। और मैं उसके ऑफिस में बैठ के, कुछ लोग बैठे हुए थे तो मैं चुपचाप बैठा हुआ था कि पहले वो निपट ले फिर आगे बात करें। वो गांव के कुछ लोग आए थे, तमिल में बात कर रहे थे। वो तमिल बोल रहे हैं, ये उसके ऊपर ऐसी तमिल में जवाब दे रहे कि वो हिल जाते थे बार बार। मतलब तमिल लोगों से बेहतर तमिल बोल रहा था। तमिल साहित्य भी पढ़ लिया इस बीच में, और अंग्रेजी भी ठीक कर ली। तो जब आईएएस आईपीएस को भाषा सीखनी पड़ती है तो राज्य के जो अधिकारी हैं उनको भाषा तो आनी चाहिए। तो ये हो सकता है कि आप तमिलनाडु पीसीएस देना चाहें तो आपको तमिल सीखनी पड़ेगी। इससे अच्छा नहीं दो, इतनी मेहनत कोई क्यों करेगा, मन में ये भाव आता है। पर हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स हैं उनमें तो दिक्कत है नहीं। सबके एग्जाम में कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। वो आपको आती ही है, आप दे सकते हैं। मेरा अपना अनुभव ये है, जैसे उत्तर प्रदेश की परीक्षा काफी ट्रांसपेरेंट है, बाकी राज्यों में भी 10-20% बच्चे बाहर के होते ही। तो यदि अगर आपने अपने राज्य की तैयारी ठीक से कर ली है या यूपीएससी की तैयारी ठीक से कर ली है और आप थोड़ा सा मेहनत कर लें उस राज्य के लिए, तो स्कोप बन जाता है। और राज्यों में ये है कि उम्र की सीमा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कभी कभी अगर आईएएस ना हो तो लोग पीसीएस में उसका उपयोग कर लेते हैं। तो मैं ये बिल्कुल आपसे नहीं कहूँगा कि आप आईएएस ही बने या जैस ही बने या जैप ही बने। जैप क्या होगा? अरे जेपीएस होगा, हाँ। तो झारखंड पुलिस सर्विस में ही है, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा ये बार बार कहना है कि ये एक अच्छा, सुरक्षित और एआई के ज़माने में भी कम से कम 10-20 साल तक अभी सुरक्षित करियर है। इस परीक्षा की तैयारी करने का एक विशेष लाभ जो मैंने महसूस किया अपने जीवन में, जो शायद आपको भी होगा, क्या होता है कि हम एक बहुत ही, जब परिपक्व नागरिक होते हैं तो उसकी बात अलग होती है। अगर आपने हिस्ट्री ठीक से पढ़ी हो, भारत की भी, विश्व की भी और झारखंड की भी, भूगोल पे ठीक पकड़ आपकी हो, आपको समझ में आता हो कि झारखंड का टेम्परेचर क्यों बाकी राज्यों से कम हो गया है अचानक, आपको कारण समझ में आता हो, केवल खबर नहीं कि हो गया है, क्यों हो गया है। आपको विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, झारखंड का भूगोल समझ में आता हो, संस्कृति, भाषा, विज्ञान तकनीक में क्या क्या नए प्रयोग दुनिया में चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं, राजस्थान की या झारखंड की सरकार कहाँ यूज कर रही है उनको, संविधान हमारा क्या है, आपके राज्य के विशेष अधिनियम कौन कौन से हैं, दुनिया के स्तर पर कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चल रहा है, दुनिया में किस देश के संबंध किस देश के साथ क्या है, भारत की विदेश नीति कैसे काम करती है, दुनिया के सभी धर्मों के बीच में जो विवाद चलता है वो क्यों चलता है, कैसे चलता है। एक तरीका तो ये है कि हम इन सब में क्यों पढ़ें। दो तरह के लोग हैं, कुछ बोलते हैं अरे यार, पंजाबी में एक वाक्य है, मैनू की, क्या मतलब होता है इसका? मुझे क्या, मैनू की मतलब मुझे क्या मतलब है, भाड़ में जाए। इजराइल अगर लड़ रहा है हमास के साथ तो मैनू की, लड़ने दो। एक बहुत प्रसिद्ध जोक है, दो दोस्त थे, एक का नाम था संता, एक का नाम था बंता सिंह। तो संता ने बंता से कहा, भैया घर में आग लग गई है। बोला मैनू की। बोला तेरे घर में आग लगी है। बोला तेनू की। अरे लग गई तो ना, क्या तू क्यों टेंशन दे रहा है भाई, मेरे घर में लगी है ना, तेरे में लगी तो मुझे क्या, मेरे में लगी तुझे क्या, क्या मतलब है। तो कुछ लोग इस मूड में रहते हैं, मैनू की, तेनू की, बहुत बहुत सानू की। व्हाट इज सानू की? हमें क्या मतलब है। इजराइल ने हमास के इतने लोग मार दिए, सानू की। हमास ने पलट के इतने मार दिए, हमें क्या मतलब है। और चाचा चौधरी अभी इन दोनों का समझौता करवा रहे हैं, हमें क्या मतलब है यार। न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट पार्टी जीत गई है, चाचा चौधरी की पार्टी हार गई है, हमें क्या मतलब है, भाड़ में जाए, सानू की। एक तो ये तरीका है। एक तरीका ये है कि दुनिया की हर चीज आपको प्रभावित करती है, आपको पता होना चाहिए।
अवेयरनेस के लेवल पे जीना। और इस पाठ्यक्रम की सबसे सुंदर बात यह है कि ये आपको एक साधारण नागरिक से बहुत कायदे का नागरिक बनाता है। आपको उन सभी चीजों की इतनी इतनी जानकारी हो जाती है कि आप किसी भी विषय पर गंभीर बात कर सकते हैं और आपकी बात लोग सुनना चाहें उसके बाद।